नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। बलौदाबाजार जिले के कसडोल मुख्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर सोनाखान रेंज के ग्राम कोट के तालाब में बाघ के पहुंचने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाघ के देखे जाने की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए 9 घंटे तक लगातार प्रयास किया। अंततः उनके प्रयास सफल रहे और बाघ को कसडोल के पारस नगर से पकड़ लिया गया। बता दें कि पिछले 2 दिनों से बाघ की वजह से लवन और कसडोल क्षेत्र के लोग दहशत में जी रहे थे। सोमवार को बाघ लवन क्षेत्र के ग्राम मर्दा, करदा, कोरदा और डोंगरा में देखा गया था। मंगलवार को वह कसडोल क्षेत्र के ग्राम कोट और गोरधा से होते हुए कसडोल पारस नगर पहुंच गया था। बाघ के पकड़े जाने की खबर से क्षेत्र के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। बताया गया कि मतलब कोर्ट में बाघ दिखाई पड़ रहा है और साथ ही साथ पैंट वाले भाई हैं बोर खनन, उन लोग मतलब साक्षात देखे हैं और मुझे फ़ोन कर अवगत कराया और मैं उसको शासन प्रशासन जो वन विभाग एवं थाना प्रभारी सभी को अवगत कराया और धीरे धीरे आकर इन लोग माइनिंग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में तालाब के पीछे जी वन विभाग रेस्क्यू करेंगे। बोर वाले थे, उधर से आ रहे थे तो एक आदमी ने देखा तो हम लोग भी देखे। बहुत बड़ा बाघ था, बहुत आमने सामने से है। वो इधर चला गया, फिर उधर से आकर गांव गया। वो एक आदमी इधर का है जैसा लग रहा गांव का। हाँ, क्या नाम है आपका? राजू। आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ बुजुर्गों को विशेष तौर पर दिलाने के लिए भारत सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के लोगों का बिना राशन कार्ड के आयुष्मान कार्ड बनाने गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत 70 वर्ष और उसके ऊपर के बुजुर्गों को इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जा सकेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे देशवासियों के आयुष्मान कार्ड केंद्र सरकार के निर्देश पर बनाए गए हैं, जिसमें बीपीएल कार्डधारी परिवार को 5 लाख रुपए सालाना और बड़े कार्डधारी को 50,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। और यह कार्ड बनवाने के लिए प्रत्येक हितग्राही के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है। परंतु केंद्र की मोदी सरकार ने अब 70 वर्ष और उससे ऊपर के बुजुर्गों को अनिवार्य रूप से आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने के लिए बगैर राशन कार्ड के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश जारी होने के बाद 70 वर्ष और उससे ऊपर के बुजुर्ग भी लोक सेवा केंद्रों में पहुंच रहे हैं और अपना आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 2 कार्यालय में स्थापित लोक सेवा केंद्र में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पहुंचकर 70 वर्ष और उससे ऊपर के बुजुर्ग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और 5 लाख तक का सालाना स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अभी प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आया है, जो 70 साल से प्लस जिनके पास राशन कार्ड नहीं होने की उपस्थिति में भी उनका बनाया जाएगा, जिसके लिए इलाज उनका 5 लाख रुपए के लिए होगा। और राशन कार्ड है तो भी और राशन कार्ड नहीं है तो भी ओनली सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लेके आएंगे और उसके आधार पे हम उनको बना के दें। नहीं, ऑल इंडिया में सिर्फ 70 साल से ऊपर वालों के लिए है, उनसे नीचे वाले के लिए तो अलग नियम है। वो उनमें राशन कार्ड जरूरी है। हर स्टेट के लिए अलग अलग थोड़ा सा रखे हैं। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड अनिवार्य है। बुजुर्गों से अनुरोध ये करते हैं कि सारे जोन कार्यालय में हो रहे हैं, हमारे जोन 2 वैशाली नगर में अनिवार्य रूप से हम लोग उसको कर रहे हैं। जिनका भी होगा भिलाई के अंदर में, दुर्ग के अंदर में, वैशाली नगर जोन 2 आकर के अपना आयुष्मान बना सकते हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 2 कार्यालय के लोक सेवा केंद्र के संचालक ने बुजुर्गों से अपील भी की है कि वह बेझिझक जल्द से जल्द लोक सेवा केंद्र पहुंचकर अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं एवं 5 लाख तक का स्वास्थ्य लाभ सालाना प्राप्त करें। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पूर्वल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी
पोरवाल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पोरवाल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कटनी रेल खंड पर खोंगसरा एवं भनवारटंक स्टेशनों के बीच परिचालन बाधित होने पर रायपुर रेल के वाणिज्य विभाग ने रायपुर दुर्ग स्टेशनों पर लगाए अतिरिक्त अधिकारी एवं स्टाफ, जिनकी मदद से सफर कर रहे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की गई। इसके चलते मे आई हेल्प यू काउंटर बनाकर यात्रियों को सूचित कर उनकी मदद की गई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेलखंड पर खोंगसरा एवं भनवारटंक स्टेशनों के बीच एक मालगाड़ी का अप लाइन में पटरी उतरने से घटना हो गई। इसके चलते इस मार्ग पर अप और डाउन दोनों लाइनों पर परिचालन बाधित हो गया। जहां रेस्टोरेशन का कार्य शुरू किया गया, वहीं इस मार्ग में परिचालन बाधित होने की वजह से कुछ यात्री गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से गंतव्य के लिए रवाना किया गया, जिसके कारण रायपुर रेल मंडल में रायपुर, दुर्ग, भाटापारा, तिल्दा, नेवरा स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क लगाए गए। इस दौरान दुर्ग MCTM उधमपुर एक्सप्रेस, जो कि दुर्ग स्टेशन से MCTM उधमपुर के लिए जाने वाली गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग दुर्ग, गोंदिया, जबलपुर, कटनी, मुरवारा के रास्ते गंतव्य को रवाना किया गया। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग, भाटापारा, तिल्दा, नेवरा स्टेशनों के यात्रियों को दुर्ग स्टेशन से ट्रेन में चढ़ाने के लिए रेलवे ने दुर्ग तक जाने वाली अन्य ट्रेनों से यात्रियों को बैठाकर ले जाया गया। साथ ही हावड़ा, पुणे, आजाद हिंद एक्सप्रेस, टाटा इतवारी पैसेंजर से यात्रियों को दुर्ग स्टेशन तक पहुंचाया गया।
इस दौरान दुर्ग स्टेशन पर बुजुर्ग यात्रियों, महिला यात्रियों, बीमार यात्रियों को उनकी ट्रेनों में बैठाने के लिए सहायक कुलियों, सफाई कर्मचारियों, आउटसोर्सिंग स्टाफ को लगाया गया। इसके अतिरिक्त वाणिज्य अधिकारियों, मुख्य वाणिज्य निरीक्षकों, टीटीई को स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया। यात्रियों के फोन पर बल्क एसएमएस के द्वारा गाड़ियों के परिवर्तित मार्ग से चलने की सूचना त्वरित रूप से प्रदान की गई और आरक्षण केंद्रों, टिकट काउंटर में रिफंड के लिए अतिरिक्त काउंटर भी खोले गए। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए मे आई हेल्प यू बूथ की स्थापना दुर्ग, रायपुर, भाटापारा इत्यादि महत्वपूर्ण स्टेशनों पर की गई है। इस दौरान सफर कर रहे यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। रायपुर रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन जो मिस हुई है और उसके बाद जो रायपुर के अधिकारियों ने हमारी व्यवस्था करवाई है, उसके लिए हम अधिकारियों का, रेलवे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए हम रेलवे के सारे अधिकारी, कर्मचारी सबको रेलवे के बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसके हमारे मम्मी डैडी आज रायपुर से पंजाब जा रहे थे उधमपुर ट्रेन से, जो कि अभी जानकारी मिली है कि वो कैंसिल हो गई है। लेकिन रायपुर रेलवे ने, हम जैसे यहाँ पहुंचे हमें पता चला कि आजाद इन ट्रेन से हम बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे पहुंचने से वो भी चले गई थी। अभी लोकल में हमें बिठा के ताकि जो ट्रेन जिसमें हमें बैठना है उसको एजेंडा और उन्होंने रीशेड्यूल किया हुआ है ताकि हम लोग अकोमोडेट हो सके। मैं रायपुर रेलवे का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे मम्मी पापा की जर्नी है जो पहले सोच रहे थे कि नहीं हो पाएगी, उन्होंने साकार किया। धन्यवाद। यहाँ से ट्रेन थी रायपुर स्टेशन से, जो हमें मैसेज आया था रीशेड्यूल हो गई है 2 घंटे 30 मिनट में, तो हम उस हिसाब से यहाँ पे स्टेशन पे पता लगा ट्रेन निकल चुकी है। यहाँ पे हमें स्टेशन मास्टर, बाकी स्टाफ ने बहुत हेल्प करी है। ये हमें यहाँ से दुर्ग भेजना है, यहाँ से गाड़ी भी रोक दी है और ये गाड़ी रोक के वो हमें दूसरी गाड़ी से दूसरे स्टेशन भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। दूर से गाड़ी शेड्यूल हो रही है। हाँ। और यहाँ से हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, कनेक्ट करके वो गाड़ी कनेक्ट होगी वहाँ आपको गाड़ी पहुँचाएगी और आपका यात्रा, आपका सफर कंटिन्यू रहेगा। समय में बता दिया आज गाड़ी हम लोग को आई। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रेलवे कर्मियों की मान्यता यूनियन के लिए चुनाव दिसंबर माह के पहले सप्ताह में है। इसे देखते हुए यूनियनों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्रमिक यूनियन ने बीएमवाई चरोदा में रैली निकाल शक्ति प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक भवन के सामने सभा भी हुई। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सहायक महामंत्री वेणु पी नायर ने सभा ली। उन्होंने लंबित मुद्दों को उठाया। वहीं यह भी बताया कि श्रमिक यूनियन की बदौलत क्या क्या काम हुए हैं। यूनियन नेता वेणु पी नायर के स्वागत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे श्रमिक यूनियन के द्वारा बाइक रैली निकाली गई। ये रैली सुबह 10 बजे से जोन 2 से निकाली गई, जो रेलवे स्कूल के सामने से होते हुए जीआरपी थाने के सामने सर्विस रोड से होते हुए सांस्कृतिक भवन चौक से लॉबी पहुंची। लॉबी से रेलवे इंस्टीट्यूट जोन 1 के सामने आम सभा के रूप में ये रैली तब्दील हुई। रैली सुबह 10 बजे जोन 2 से निकाली गई, जो रेलवे स्कूल के सामने से होते हुए जीआरपी थाने के सामने सर्विस रोड से होते हुए सांस्कृतिक भवन चौक से लॉबी पहुंची। लॉबी से रेलवे इंस्टीट्यूट जोन 1 के सामने ये रैली आम सभा के रूप में तब्दील हुई। रैली एवं सभा में रेलवे कर्मचारी शामिल हुए। सभा में AIRF के वेणु पी नायर ने कहा कि हमें बिलासपुर जोन से 20,000 वोट चाहिए। उन्होंने NPS, OPS, LDC, ऑल टू ओपन सहित कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान श्रमिक यूनियन ही करेगा। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। लेकिन ये बात बोलना जरूरी है, भारत के अंदर, भारत रेल के अंदर सीक्रेट बैलेट के जरिए जो मान्यता का चुनाव सबसे पहले 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हुआ, ये बोलना बहुत जरूरी है। तो सरकार ने लाया नहीं है चुनाव को, है ना। हम लोगों ने लड़ाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 2007 में चुनाव हुआ, उसके बाद में 2013 में चुनाव हुआ, उसके बाद में 2019 में चुनाव होना था। ये भी हमारे कारण विलम्ब नहीं हुआ, ये भी बताना जरूरी है। सरकार ने किसी कारण से इसको लंबा खींच के ले जाने के काम किया। चल नहीं रहा क्या? चल रहा, चालू आप बोलते रहिए। हाँ, ले जाने के काम किए, मतलब हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन आज के दिन में, आज भी जो चुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी कोर्ट के आदेश है, उसके जरिए सरकार ने आदेश पालन करते अभी चुनाव में हम लोगों ने मैदान में उतरे हैं। अभी हमारे ACCR श्रमिक यूनियन का जहाँ तक सवाल है, आपको मालूम है 2013 में जो चुनाव हुआ था उसके अंदर किसी न किसी रूप में कुछ गड़बड़ हुए, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन इस बार इस रेल के अंदर, ACCR के अंदर एकमात्र यूनियन रहेगा, इस लाल झंडे का श्रमिक यूनियन रहेगा, वो भी 50 से अधिक
वोटों से जीतेगा, ये भी मैं आपको कहता हूँ। और अब मैं मुंबई से आया, मैं सेंट्रल रेलवे से हूँ, मैं वहाँ का यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। सेंट्रल रेलवे, कोंकण रेलवे दोनों यूनियन को संभालने का काम हम करते हैं। ERF के भी सहायक महामंत्री हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 17 जोन है। 17 जोन के अंदर आज के जैसे पूरे के पूरे 17 जोन के अंदर लाल झंडे की यूनियन जो नॉन पॉलिटिकल यूनियन है, ये भी बोलना जरूरी है, किसी राजनीति से जुड़ा हुआ यूनियन नहीं है। ये यूनियन हमारे सारे के सारे 17 जोन में आने का काम होगा। लेकिन सवाल यह है कि यूनियन को मान्यता दिलाने के लिए इतनी कठिन प्रयास करते हुए मान्यता क्यों चाहिए, ऐसी सवाल आपके पास है। उसकी उदाहरण ये है, आज भारत रेल के अंदर सबसे बड़ा संस्था जो भारत के अंदर रेल के अंदर इतने सारे कर्मचारी हैं, वहाँ 2.5 लाख वैकेंसी है। आज देश के अंदर बेरोजगारी है, 2.5 लाख वैकेंसी अगर भरवाना है, इस लाल झंडे की यूनियन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। आज हमारी पूरी दुनिया के कम से कम रेट पर चलने वाली कोई संस्था है, भारत रेल है। हमारा जो गरीब लोग है हिंदुस्तान का, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अगर इतनी कम रेट से अगर जा पा रहा है, क्योंकि भारत रेल भारत सरकार के अधीन है। अगर इसको इसी तरीके से अगर चलवाना होगा तो हमारी इस लाल झंडे की यूनियनों को 17 जोन के अंदर मजबूत बनाना पड़ेगा। लोगों को सुरक्षा के साथ में गाड़ी की संचालन करवाना है, इस यूनियन को मजबूत कराना जरूरी है। ये मुख्य मुद्दा है। दूसरा एक मुद्दा में जब आप मीडिया के जरिए आ गया तो आपको ये बताना जरूरी है, भारत सरकार ने एक आदेश जारी किए हैं, 60 साल जिसके हुए हैं, जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उसको 2 साल के लिए हम फिर से लिया जाएगा। ये बिल्कुल बड़ा गलत बात है। इसको हम लोग निंदा करता है, इसको विरोध करता है। उसके कारण हमारे देश के अंदर इतनी सारे बेरोजगार होने के बाद उसकी नौकरी न देते हुए, जिसका सेटलमेंट भी हुआ, जिसकी पेंशन भी हुआ, जिसकी 60 साल की उम्र हुआ, उसके अपने घर में भी बच्चा पड़ा है, लेकिन उस बच्चे के न लड़ाई होते हुए अगर कोई कर्मचारी भी अगर इसके लिए नौकरी करने के लिए आता होगा, उसके लिए भी हम विरोध करता है। बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये हमारा मुख्य मुद्दा। कहने के लिए बहुत सारी चीज़ है। अभी आप बाहर से आए हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको किस प्रकार की अपील करेंगे? उनसे हम यही अपील करेंगे, भाई यही लाल झंडा है, इसकी अपनी इतिहास है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन आप लोग जानते हैं, तो हमारे जो भारतीय रेल की कर्मचारियों का, भारतीय रेल के अंदर जो ट्रेड यूनियन का पहचान किसी ने बनाया, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने बनाया। 1974 साल की जो हड़ताल, 60, 68, 74 साल की जो हड़ताल, जो देशव्यापी हड़ताल, जो 20 दिन पूरी भारत रेल को ठप करने वाली कोई संस्था था, यही ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन था। कोई मस्ती करने के लिए ठप नहीं किया था। उस जमाने में कर्मचारियों की हालत था, कर्मचारियों का तंगा नहीं था, उसका ड्यूटी का सेट अंक का कोई ठिकाना नहीं था, उनको बोनस नहीं था। से बहुत सारे बातों को लेकर करने का काम किए, तब केवल भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक पहचान होने का काम किया है। इसलिए हमारा जो कर्मचारी वर्ग है अपने अधिकार को पाते हुए जीने का काम करते हैं। अगर अपने अधिकार को पाते हुए जिंदगी जीना है, इस लाल झंडे की यूनियन को भारत रेल के अंदर एकमात्र करके सबसे ताकतवर यूनियन करके जितवाना पड़ेगा। मैं यही के कर्मचारियों को कहना चाहता हूँ। भारतीय रेल में यूनियन के मान्यता को लेकर चुनाव होने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस बार जो 4, 5, 6 दिसंबर को जो हमारा बैलेट पढ़े जाएंगे, जो मत पढ़े जाएंगे, हम चाहते हैं कि उसमें हम जो है, जैसे कि हमारे साथी कॉमरेड वेणु नायर जी ने बताया है कि हम प्रयास ये रहेगा कि हम सिंगल यूनियन 50% से ऊपर लेके आएँ। और हमारा मुद्दा जो है हमारा ये है कि जो ट्रैकमैन साथी हैं उनका 4200 पे ग्रेड होना चाहिए, रनिंग कर्मचारी हैं उनका 4200 से 4600 और 4800 होना चाहिए, LDC ओपन टू ऑल होना चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, ग्रुप डी कर्मचारी, जिसको रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा है, जैसे पॉइंट्समैन है, TRD के कर्मचारी हैं, हमारे जो है ALP सहायक लोको पायलट है, जिनको रिस्क अलाउंस नहीं दिया जा रहा है, उनको रिस्क अलाउंस दिया जा रहा है। और एक बहुत गंभीर मुद्दा है, अभी आपको मालूम होगा कि 2004 से हमें NPS जो है भारत सरकार के द्वारा NPS जो है दिया जा रहा है, जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो हमारा एक लड़ाई हमने जो है एक कदम आगे बढ़ के जीती है, जो UPS का अभी आप लोग को मालूम होगा कि UPS हम भारत सरकार ने घोषणा की थी। हमारे दबाव, हमारे प्रेशर, जो लगातार ऑल इंडिया रेलवे में फेडरेशन संघर्ष करके आ रहा था, तो उसके कारण एक कमेटी का गठन हुआ और जाकर UPS का गठन हुआ। लेकिन हमारी मांग यह है कि 50% हमारा पेंशन जो है मिलना चाहिए, हमें DA मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम में सुविधाएं थी वो हमें जो है पूरी मिलना चाहिए। तो हमारी लड़ाई जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की जारी रहेगी। अभी उसके बाद 2026 में 8वां वेतन आयोग जो है गठन होना है, जो 2016 में हुआ था। लेकिन जैसा कि 16 में जो है बताया गया था कि 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, तो सबसे पहले हमारी जो लड़ाई है, सबसे पहली जो हमारी भारत सरकार से मांग है, तो वो 8वां वेतन आयोग लेना है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव में अपने कर्मचारियों के अगर श्रमिक यूनियन जीत के आती है तो आपके एम्प्लॉइज़ की जो मुख्य मांगे हैं
किस प्रकार की मांगे रहेंगी और क्या क्या आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे उनके देखिए, प्रमुख मुद्दे जैसे आपका ट्रैक मेंटेनर है, उनका मुद्दा है कि एलडीसी ओपन टू ऑल होना चाहिए। उनको 4200 पे ग्रेड होना चाहिए 2800 से। जैसे हमारे रनिंग कर्मचारी हैं, रनिंग कर्मचारी का गुड्स में भी 4200 है और मेल एक्सप्रेस में भी 4200 होकर ही रिटायर होते हैं। तो हमारा ये रहेगा कि मेल एक्सप्रेस को 4600 या 4800 उनको मिलना चाहिए। एलडीसी ओपन टू ऑल का मुद्दा हो गया, 4200 का हो गया। दूसरा ये है कि 8वां वेतन आयोग, इसके लिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन भारतवर्ष में इसके लिए संघर्ष करेगा और इसे भी जो है हम अपने कर्मचारियों को दिलाने का कार्य करेंगे। अभी हाल फिलहाल अर्बन बैंक का चुनाव हुआ, कहाँ चूक हो गई आप लोग जो थोड़े से पीछे रह गए? देखिए, हम लोग अर्बन बैंक के चुनाव में हम लोग बहुमत पर थे। हमारा जो है आज अर्बन बैंक जो होता है, एसईसी रेलवे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जो है, ये 3 जोन को मिला के, इसमें ट्राइफर्केशन अभी नहीं हुआ है। साउथ ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। तो इसमें जो है हम तीनों जोन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हमारा जो है बहुमत भी था, हम जीतने के कगार में भी थे, पर कहीं न कहीं हमारे साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो हमारे डेलीगेट साथी थे, हमारे विरोधियों ने उनको धन बल से उनको खरीदने का काम किया और करीब 30 से 35-40 वोट हमारे जो है क्रॉस वोट हुए, जिसके चलते हम लोग जो है डायरेक्टर का पूर्ण बहुमत नहीं ले पाए। फिर भी हम 3 डायरेक्टर जो है जीतने में कामयाब हुए और इसके हम एनालिसिस करेंगे। भविष्य में ऐसा प्रयास रहेगा कि ये जो गलतियां हुई है साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा वह ना होने। बहरहाल रेलवे यूनियन मान्यता चुनाव 4, 5 एवं 6 दिसंबर को है। रायपुर मंडल में 10,500 मतदाता हैं, वहीं भिलाई दुर्ग में इनकी संख्या करीब 6,000 है। जोन में कुल मतदाताओं का 35% एवं कुल मतदान का 33% वोट पाने वाले यूनियन को मान्यता का प्रावधान है। वहीं रेल कर्मी इस आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। एसीएन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा के कपड़े। जी हाँ, अपने इष्ट देवी देवताओं की स्थापना पूर्वल ट्रेडर्स के मंगलकारी वस्त्रों के द्वारा करें और अपनी प्रार्थना को सफल करें। पूर्वल ट्रेडर्स के पूजा कपड़े लाल, पीले, संतरा, सफेद, काले आदि सभी रंगों में हमारे यहाँ उपलब्ध है। भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती एवं अपने कुल देवी देवताओं, मंदिर, मस्जिद, पितरों की पूजा आराधना के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ जानी मानी औद्योगिकी पूर्वल ट्रेडर के मंगलकारी कपड़ों का उपयोग करें और अपनी पूजा को सफल बनाएं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल्स, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हमारा मोबाइल नंबर 9425550265। तो एक बार पूर्वल ट्रेडर के पूजा के कपड़ों का उपयोग करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराएं।
श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विज किड कार्निवाल संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष कई प्रतियोगिताएं कराई जाती है जो विशेष तौर पर नन्हे बच्चों के लिए होती है। ऐसे ही एक प्रतियोगिता में भिलाई की शनाया शफी ने अपने माता पिता के मार्गदर्शन में भाग लिया और भिलाई का नाम रोशन करते हुए इस खिताब को अपने नाम कर लिया। ये प्रतियोगिता थी नन्हे कवि की एवं नन्हे कहानीकार की। इन दोनों ही प्रतियोगिताओं में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता एवं दादा दादी का नाम सुनहरे अक्षरों में फलक पर लिखवा दिया। नन्ही शनाया की उपलब्धि पर हमारी टीम एसीएन की उनके निवास सेक्टर 5 पहुंची, जहां नन्ही शनाया के परिवार द्वारा हमारी टीम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तत्पश्चात नन्ही शनाया की उपलब्धियां पर परिवार से चर्चा की गई। आइए देखते हैं नन्ही शनाया के परिवार से हुई खास बातचीत। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। स्त्री को कभी कमजोर न समझो, हर मुश्किल से हमें स्त्री ही बाहर निकाल सकती, इसलिए हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। पूरी दुनिया में नहीं कोई ऐसी सनाया शफी, मेरी सना। मैं अभी खुशी के मारे इतना बोल नहीं पा। नमस्कार दर्शकों, एसीएन की खास पेशकश नन्हे उस्ताद में आप सभी का स्वागत है। इस पहले एपिसोड में हम पहुंचे हैं सेक्टर 5 शनाया के घर में। शनाया के बारे में बता दें कि ये नन्ही कवि, नन्ही कहानीकार है। अभी हाल ही में विज किड्स कार्निवाल्स की तरफ से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी नन्हे कवि के लिए, तो ये ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आई है और इसके साथ ही एक कहानी लघु कथा में भी इसने बाजी मारी है और छत्तीसगढ़ का नाम पूरे अपने देश में रोशन किया है। तो हम आज इससे मिलने पहुंचे हैं, पूछेंगे कि किस तरह की कविता है और जो ये गाई भी है। हरिवंश राय बच्चन की कविता को अपने शब्दों में ये निखारा इसने। तो सबसे पहले तुम्हारा स्वागत है हमारे एसीएन में। थैंक यू। तुम कौन सी स्कूल में पढ़ती हो? दिल्ली पब्लिक स्कूल में। दिल्ली पब्लिक स्कूल में। और तुम जो कहानी बोली उसमें फर्स्ट आई हो और कविता में भी, तो वो क्या कविता है? तुम 2 लाइन सुनाओ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो दर्शकों, आपने देखा कितना प्रेजेंट माइंड है ये। और एक कहानी जो तुम इसमें फर्स्ट आई हो, वो कौन सी कहानी है? कौवा और मोर। अच्छा, कौवा और मोर जो मैं सुंदर कौन है वाला था ना, तो ये मम्मी तुमको कौन ट्रेंड करता है इसके लिए? मम्मी। तो मम्मी भी साथ में है क्योंकि ये अपने दादी दादा की लाडली है, मम्मी पापा की आंख की तारा है और फैमिली में सभी का प्यार बटोरने वाली शनाया की मम्मी भी हमारे साथ है। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बताएंगे इसकी एक्टिविटीज आप कैसे, क्योंकि आप भी एक वर्किंग वुमेन है, तो इसका एक्टिविटीज में कैसे इसको ट्रेंड करते हैं? जी नमस्कार, मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगी कि जब से ये छोटी थी तो हम लोग पार्टिसिपेशन में हम लोग कोशिश करते रहते थे कि हम इधर भी पार्टिसिपेट करें, उधर भी पार्टिसिपेट करें, क्योंकि बचपन से मैं भी एकेडमिक्स में अच्छी रही हूँ, तो मैं वही अपने बच्चे में भी डिलीवर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी के सिनेरियो में सिर्फ एकेडमिक्स सफिशिएंट नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ भी गए। कभी किसी में पार्टिसिपेट किया, कभी किसी में। उसमें मैंने 3 इयर्स किए थी, तो ये इसको जब डीपीएस में इसका सिलेक्शन हुआ तो वहाँ एक पोएम कंपटीशन हुआ, तो वहाँ पे इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तब हमने ये आइडेंटिफाई किया कि ये बहुत अच्छे स्पीकर है, तो फिर मैंने ये ट्राई किया कि हम उसी पे वर्क करें। तो मैं अब इसकी वही स्किल को, एक ही स्किल को पकड़ के चल रही हूँ जो है उसकी स्पीकिंग स्किल। तो जब भी मुझे ड्यूटी से वर्क मिलता है, क्योंकि वर्किंग हो तो पूरे समय एक शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाती, लेकिन जब भी इसके साथ रहती हूँ कंटिन्यू रिपीट करते रहती हूँ चीजें कि बेटा ये बोलना है, ऐसा बोलना है। रात हो शाम हो ट्यूशन भेज रही हूँ उस समय भी मैं बोलती हूँ कि बेटा देखो ये लाइन याद रखना है, और ये उसको पूरा प्रेजेंट करती है। इसकी वॉइस स्पीकिंग सब में बहुत अच्छा करके हम लोग ने ये अचीवमेंट हासिल की है। तो ऐसे दर्शकों को बताना चाहूंगी, सिर्फ 5 वर्ष की, ओनली 5 ईयर की शनाया सभी धर्मों को मानने में परिपूर्ण है, क्योंकि इसके जो वीडियोस है हमने देखा है, किसी में दुर्गा और माँ यशोदा दोनों ही बनी है, और वो वीडियो भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपको। तो उसके लिए इसको कौन प्रैक्टिस कराता है?
उसके लिए प्रैक्टिस तो मैंने ही कराया, लेकिन जब भी स्कूल में कंपटीशन होता है तो मैं कभी फोर्स नहीं करती उसको क्या बनना है। मैं उससे पूछती हूँ बेटा आप क्या बनना चाहती हो, तो लास्ट ईयर उसने खुद से कहा कि मुझे यशोदा माँ बनना है मम्मी। तो बस मैं फिर लाइन्स उसको प्रिपेयर कराई, बाकी उसकी इच्छा उसकी खुद की थी। इस ईयर उसने खुद बोला कि मम्मी मुझे दुर्गा माँ बनना है, तो मैंने बोला कि चलो दुर्गा माँ। तो लाइन्स प्रिपेयर मैंने कराई है, लेकिन कैरेक्टर उसने खुद चूज किया। शनाया, तुम दुर्गा माँ बनी हो, तुम्हारा एक है महिलाओं पर, तुमने कुछ चंद लाइन बोली ना उसमें, हाँ। बता सकती हो कौन सी है? जो महिलाओं को कमजोर ना समझो, और महिलाएं हैं जो तुमने बोली हो ना, महिलाओं को, स्त्री को कभी कमजोर ना समझो, हर मुश्किल से हमें स्त्री ही बाहर निकाल सकती है, इसलिए हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। देखा इसकी जुबानी महिलाओं को लेकर के भी इसके इतने अच्छे ख्यालात हैं। अभी से सिर्फ 5 वर्ष की शनाया है। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि परिवार में दादी दादा की उनके लाडली है, आंखों की तारा है। हम उससे मिलेंगे, आप मिलाना चाहेंगे। पुलिस प्रशासन में भी नसीम बाजी की तूती बोलती है, और बहुत अपने अच्छे वर्किंग उसमें होते हुए भी अपनी पोती अपने परिवार के साथ में वो टाइम स्पेंड करती है। बताएंगे किस तरह की लाडली है। मेरी बहुत ही प्यारी बच्ची है, मेरी 2 पोतियां हैं और दोनों मेरी आंखों के तारे हैं। मेरी सनाया ने जो अचीव किया है, अल्फाज नहीं है मेरे लिए कि मैं क्या बोलूं, और मैं दिल से दुआ देती हूं कि ये जो उसकी मम्मी डैडी की कोशिश है, और मम्मी की बहुत ज़्यादा कोशिश है, और मैं मेरी सनाया के साथ साथ उसकी मम्मी की भी तारीफ करना चाहूँगी कि जैसा मैं सपना देखती हूँ वो सपने को साकार करती है। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं बच्चों के साथ में कि ऐसी ही वो कोशिश करते रहें और कामयाबी हासिल करें। थैंक यू। अभी बताइए घर में कि इसके शनाया के जन्म के समय आपने कुछ अपने अल्फाजों में कविता बोली थी, वो 2 लाइन बताएंगे? हाँ, मैंने हर दादी के लिए उसकी पोती या पोता जो बहुत अजीज होता है, तो जब मेरी बच्ची हुई थी 25 सालों के बाद मेरी पोती सनाया जब मेरे पास आई, तो मैंने 2 अल्फाज अपने इमोशनली मैंने उसके लिए बनाया था जज्बात में कि पूरी दुनिया में नहीं कोई ऐसी सनाया शफी मेरी सना। मैं अभी खुशी के मारे इतना बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन नहीं बोल पा रही। दादा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, दादाजी से बताएं कि किस तरह की लाडली है। ये मेरी सनाया सफ़ी है। ये लास्ट टाइम इंडिया कंपटीशन में 2nd आई थी, और इस साल जो है 1st आई है, और ऐसे ही 1st 2nd आते रहे मेरी सनाया, और अपने घर परिवार अपने पूरे खानदान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहे। सनाया जैसे हर एक्टिविटीज में ही आगे है, पढ़ाई हो चाहे कविता हो, और इंडिया लेवल पे इसने अपना नाम रोशन किया है। आगे इसमें किस तरह के सपने देखते हैं? दादा दादी परिवार का सपना होता है ना कि हमारी बेटी ये बनेगी। हमारा सपना यही है कि मेरी सनाया जो है आगे चल के IAS बने। IAS बेशक बनेगी भी, क्योंकि तरबियत भी वैसी मिली। कलेक्टर बनेगी इंशाल्लाह। कलेक्टर बनने का सपना दादा की आंखों में सनाया को लेकर के है। सनाया के पापा भी दूर बैठे मुस्कुरा रहे हैं, और वो भी 2 अल्फाज सनाया के लिए बोलना चाहते हैं। बताएंगे इसके इतने बड़े अचीवमेंट के लिए आप किसको इसका श्रेय देते हैं? उसकी मेहनत तो है ही। जी, एक्चुअली मैं इसका श्रेय इसकी मम्मी और इसकी दादी को देता हूँ। मेरा एफर्ट तो मतलब ज़्यादा रहता नहीं है। मैं तो सुबह जाता हूँ तो शाम को आता हूँ, तो मेरे में से तो ज़्यादा सनाया टच में नहीं रहती है पढ़ाई को लेके। बाकी मस्ती और खेलने कूदने में मेरे साथ रहती है वो शाम को, बट दिन भर उसका मतलब एफर्ट दादी और उसकी मम्मी ही करते हैं पढ़ाने लिखाने में भी। मेरा उतना एफर्ट नहीं रहता है। बाकी इसका श्रेय पूरा इसकी मम्मी और दादी को जाता है। थैंक यू। हर पिता और माता का सपना होता है कि उस मुकाम पे अपने बच्चे को देखना चाहे। दादाजी ने तो कलेक्टर बनने की, उसको बनाने की ख्वाहिश जताई है। आप किस रूप में देखना चाहते हैं इसको? हमारा सभी का सपना है कि सनाया कलेक्टर बने, IAS बने। हम जब से सनाया हुई है तब से हम सबका यही सपना है कि सनाया कलेक्टर बने, और वो खुद से बोलती है अपने से, हमने कभी उसको कुछ बताया नहीं, वो खुद से बोलती है कि मैं कलेक्टर बनूंगी। उसका खुद का सपना भी है कलेक्टर। तो हमारा शनाया से मिलने का दौर फैमिली में चल ही रहा है। बता दूं कि नन्ही शनाया अच्छी यूट्यूबर भी है। यूट्यूब में इसका अपना एक चैनल है जो उसने हाल ही में बनाया है। शनाया क्या नाम से बनाया तुमने? जॉयफुल शनाया। और क्या दर्शकों से सब्सक्राइब करने बोलोगी, रिक्वेस्ट करोगी?
प्लीज मेरी वीडियो सब्सक्राइब कर दो। तो ये अपने अल्फाजों में वीडियो सब्सक्राइब और लाइक करने भी बोल रही है। शनाया के लिए परिवार के लोगों की आंखों में बहुत सपने हैं, आगे शनाया कलेक्टर बने, यही हमारी भी ख्वाहिश है, दुआ भी यही करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नन्हे उस्ताद में आज की हमारी नन्ही उस्ताद थी शनाया, यूट्यूबर और नन्ही कवि, नन्ही कहानी का। सुप्रभात, मेरा नाम शनाया शफी है। आज मैं आप सबको एक मजेदार कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवारों पे चढ़ती, 100 बार गिरती और फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना कभी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। फेंक दो, एक ही बार मारना। मेरा परिचय, हा हा हा, मेरा परिचय जानना चाहते हो, हा हा हा। जब जब इस दुनिया में बुराई करती है, स्त्री पे हिंसा होती है, तब तब मैं शरीर धारण करती हूँ। मैं दुर्गा माँ, जिस तरह मैंने एक महिषासुर का नाश किया, उसी तरह तुम सब भी बुराइयों का नाश करो, स्त्री को कभी कमजोर न समझो। हर बुराइयों और दुष्टों को खत्म करने की हर स्त्री पे ताकत होती है, इसलिए हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए। आजकल स्त्री पे हिंसा बढ़ते जा रही है, जैसे घरेलू हिंसा, शारीरिक हिंसा। हम इन सब से हमें स्त्री को बचाना चाहिए। इस नए काम को करने के लिए मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। The name of my poem is Life Doesn't Frighten Me. This poem suggests how to overcome fear. Let's start. Shadows on the wall, noises on the wall. Life doesn't frighten me at all. Bad dogs barking loud, big ghost in the clouds. Life doesn't frighten me at all. Dragons breathing flame on my counter plane. Life doesn't frighten me at all. I don't cry, they go fly. I just smile, they go wild. Life doesn't frighten me at all. Not at all, not at all. Thank you, have a nice day. 5, 6, 7. जब देखो बना दी डाल मिली लगी, जब देखो बना दी
कैंडल्स लाइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। गाइस, आज हम लोग ये कार शोरूम में आए हैं, तो हमारी आज न्यू कार आ गई है, तो चलिए वो बाहर खड़ी है, हम लोग घर जाके हमें दिखाएंगे आपको। तो अभी बाद में मेरी बहन कुछ बोल रही है तो मैं जा रही हूँ। बाय। सिविक सेंटर वेल्डिस ग्राउंड में लगा फन फेयर मेला अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और इसे देखते हुए मेले के संचालक ने कई तरह की यहाँ पर छूट प्रदान की है। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पर विशेष सुविधाएं जहाँ दी गई है, वही विशेष तरह की छूट भी प्रदान की गई है। इसी के तहत एसएनजी स्कूल के बच्चे रोबोटिक एनिमल और फिश टनल देखने यहाँ पर पहुंचे और खूब एंजॉय किया। इस्पात नगरी के हृदय स्थल कहलाए जाने वाले सिविक सेंटर के वेल्डेक्स ग्राउंड में एक ही ग्राउंड में सभी तरह की मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बता दें कि हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की प्रदर्शनी यहाँ पर जहाँ लगी है, वही रोबोटिक एनिमल और फिश टनल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये फन फेयर मेला अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। इसे देखते हुए मेले के संचालक ने कई तरह की छूट यहाँ पर प्रदान की है। इसी के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को भी यहाँ पर छूट प्रदान की गई है। एसएनजी स्कूल के विद्यार्थियों ने इस छूट का लाभ लिया और रोबोटिक एनिमल और फिश टनल पहुंचकर इसका मनोरंजन उठाया। बड़ी संख्या में पहुंचे स्कूली छात्र छात्राओं ने यहाँ पर खूब एंजॉय किया। रोबोटिक एनिमल कैसा लगा? सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? फिश टनल देखा? हाय गाइस, आप सब भी सुनिए बच्चों ने अपनी खुशियाँ किस तरह जाहिर की। अच्छा लगा कि फिश टनल? रोबोटिक एनिमल। रोबोटिक एनिमल क्या अच्छा लगा? उसमें क्या एनिमल अच्छा लगा? एलिफेंट। एलिफेंट कैसा चिल्लाता है? एलिफेंट कैसे चिल्लाता है? कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा। क्या अच्छा ज्यादा लगा? रोबोटिक शो। रोबोटिक शो। उसमें सबसे ज्यादा एनिमल कौन सा अच्छा लगा? एलिफेंट। पांडा। कैसे चिल्लाता है वो? रोबोटिक एनिमल देखा? यस। कैसा लगा? अच्छा। सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? वो छोटे छोटे और अलग अलग कलर के फिश। फिश अच्छी लगी? तुमको क्या अच्छा लगा? फिश टैंक में मेरे को अच्छा लगा, छोटी छोटी और बफर फिश। अच्छा, अच्छी लगी, फिश अच्छी लगी। हाँ। तुमको रोबोटिक एनिमल कैसा लगा? रोबोटिक एनिमल बहुत अच्छा लगा। और टनल? टनल मुझे छोटी छोटी फिश और अच्छा लग रहा था। ओके, तुम्हें कैसा लगा? मुझे फिश टैंक एक्साइटेड हो रोबोटिक एनिमल और टनल शो देखने? यस मैम, बहुत एक्साइटेड है। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था फिश टनल और बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा। रोबोटिक एनिमल कैसा लगा? अच्छा। क्या चीज अच्छा लगा? एलिफेंट? हाँ। वही स्कूल प्रबंधन के द्वारा इस तरह की जानकारी न्यूज़ टीम को दी गई। मैम, बच्चे तो बहुत एक्साइटेड है और अंदर आने के बाद भी बहुत एंजॉय किए बच्चे। और फिश टनल में भी बहुत एंजॉय किए। और अभी हम लोग इसके बेसिस पे हम लोग बच्चों को बोले कि हम इस जितना देखे उसको वॉच किए, उसको पूरा एक्सरसाइज ऐसे लिखना है तुम लोग को, उसके बेसिस पे क्या क्या वॉच किए हो उसका ब्रीफ समरी लिख के देना है। तो जैसे ये जो आपने शहर में वेल्डेक्स ग्राउंड में जो ये लगा, ये है रोबोटिक एनिमल, कैसी पहल है? बहुत अच्छी पहल है। बच्चों को एकदम समझ में आ रहा है एनिमल्स, कौन सा एनिमल कैसा रहता है, किसके वॉइसेस कैसे रहते हैं, पूरा रोबोटिक्स के माध्यम से समझाया गया। बहुत बच्चे तो फुल एंजॉय किए। एसीएन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप सभी से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।